हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो मेरे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीडीपी बाल विकास की क्लास है जिसमें हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कराने वाले हैं और लगभग 30 प्रश्न होंगे इसमें, और फास्ट क्लास करेंगे क्योंकि अम, जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है वो मैं पहले से आपको करा रही हूँ। तो 500 प्लस एमसीक्यूज का जो टारगेट है उसको हम सीडीपी की इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का, ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है? तो ब्रेल लिपि जो है किनके लिए उसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, शारीरिक निशक्त, दृष्टिबाधित, वाचन बाधित या इनमें से कोई नहीं। तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है? तो बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये कहने वाले वैज्ञानिक कौन है? गैसल, गाल्टन, टर्मन या डॉक्टर माथुर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी टर्मन है जो इन्होंने कहा था कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इस कथन को, जो कथन वाले प्रश्न होते हैं वो उनको आप मार्क कर लिया करें या फिर उनको कहीं नोट कर लिया करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? तो किससे प्रेरित होता है? कौशल, अभिक्षमता, अभिवृत्ति या बुद्धि से। तो ऑप्शन है, मनुष्य का व्यवहार जो है मुख्यतः बुद्धि से प्रेरित होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है, संप्रेषण, ग्राह्यता, प्रदाता या संचारकर्ता। तो यदि हम व्यक्तियों से संवाद करते हैं तो ये प्रक्रिया कहलाती है संप्रेषण। ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरेस्टिंग प्रश्न जो है मैं आपके लिए इस बार लेकर आई हूँ। तो वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है। प्रश्न है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि। ऑप्शन है, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, या इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो इनमें से जो है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। ये हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो यहाँ पे हम सूत्र जो है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 से इसको निकाल लेते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से सही आंसर हमारा हो जाएगा। हमने सॉल्व करके रखा है तो आप लोग भी सॉल्व कर लेना। इसका सही आंसर हो जाएगा 125। ठीक है। बुद्धि लब्धि क्या आ जाएगी? 125। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्यक्रम जो है होना चाहिए छात्र केंद्रित। ठीक, बच्चों के केंद्रित होके ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। ऑप्शन है, बच्चे का सामाजिकरण, बच्चे का लोकतंत्रीकरण, पाठ्यक्रम की समझ या इनमें से सभी। तो जो प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है वो होता है बच्चे का लोकतंत्रीकरण। ठीक है। अगला प्रश्न है, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है। तो छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या हो सकती है? दंड, फटकारना, प्रशंसा, मारना या पीटना। तो प्रशंसा जो है छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि होती है। बाकी नेगेटिव जा रहे हैं तो हम उन पे नहीं लगाएंगे। अगला प्रश्न है, शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? तो किस संवेग की उत्पत्ति होगी? क्रोध, भय, अनुराग या आक्रामकता। तो यहाँ पे शिशु के प्रति आप सही सहानुभूति, प्यार दुलार या
इस तरह का संवेग करते हैं तो कौन सा संवेग की उत्पत्ति होती है, वो है अनुराग। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो किस तरह से? प्रश्न ऑप्शन है 11 माह, 16 माह, 34 माह या 51 माह। तो यहाँ पे सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में अच्छे से बोलना सीख जाते हैं? तो वो 34 माह में। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन है स्पीयरमैन, जेम्स ड्रेवर या फिर हॉल्स या वेल्स। तो यहाँ पे जो द्वितत्व सिद्धांत तक दिया है वो उनके प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन। ठीक है, याद रखना स्पीयरमैन। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है एस किवरल या फिर स्पीयरमैन या हॉल्स या बुंट। तो देखिए, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी बुंट ने। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? तो ऑप्शन है कैटल, गाल्टन, अल्फ्रेड बिने या वुडवर्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अल्फ्रेड बिने जो हैं 1882 ईस्वी में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए उन्होंने एक प्रयोगशाला का निर्माण किया था। अल्फ्रेड बिने थे वो। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कहाँ के थे? वाइगोत्स्की जो है वो कहाँ के थे? ऑप्शन है जापान, रूस, फ्रांस या चीन। तो जो वाइगोत्स्की हैं वो रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यावहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, किसका कथन है? ऑप्शन है स्टर्नबर्ग, वाइगॉट, सैलोवी या मेयर। तो इनमें से सही हो जाएगा हमारा स्टर्नबर्ग। ठीक है, स्टर्नबर्ग का कथन है कि व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। नेक्स्ट है, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन का अनुसार विकसित किया है? ऑप्शन है हॉरेस वालास, जेपी गिलफोर्ड, जेएम ओझा। तो विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया? तो इसका सही हो जाएगा आंसर जेएम ओझा ने। ठीक है, भारतीय अनुकूलन के अनुसार इन्होंने विकसित किया था। अगला प्रश्न है, किस अभिक्षमता को एएसटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है विभेदक अभिक्षमता, सामान्य अभिक्षमता, अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण या व्यावसायिक अभिक्षमता। तो यहाँ पे जो एएसटी के नाम से जाना जाता है वो है अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण। ठीक है, इसको इंग्लिश में मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगी। ठीक है, एएसटी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस कार्य में किया जाता था? तो यहाँ पे कार्य हो सकता है या शोध हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन है अर्थसाध, दर्शन साध, समाज साध या शिक्षा साध। तो किस साध में किया जाता है? ये थोड़ा सा गड़बड़ शब्द लग रहा है, लेकिन इसका आंसर हम देख लेते हैं। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग जो है वो किया जाता है दर्शन साध में। ठीक है, नेक्स्ट है, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? ठीक है, ऑप्शन है आत्म नियंत्रण, आत्म अनुदेश, आत्म प्रबलन या आत्म अभिव्यक्ति। तो सही सही है कि आत्म नियंत्रण अपने आप को नियंत्रित करने का अभिप्राय है। नेक्स्ट है, किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? ऑप्शन है आत्म नियंत्रण, अंत निरीक्षण, आत्मसम्मान या आत्म प्रबलन। तो यहाँ पे उन तरीकों से है, किसका तात्पर्य कि अपनी जो व्यक्ति है अपनी अनुभूतियों को
व्यक्त करता है वो है आत्म प्रबलन। ठीक है, उसे आत्म प्रबलन कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस परीक्षण में 10 मसी लक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं? तो किस परीक्षण में होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है रोडसा परीक्षण, 16 पीएफ, ईपीक्यू, एमएमपीआई। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, रोडसा परीक्षण में जो स्याही धब्बे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है 45 से 65, 51 से 69, 52 से 71 या 50 से 70। तो यहाँ पे सारी प्रतिशत दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 से 70। ठीक है, अगला प्रश्न है, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? ऑप्शन है हॉलर, फिलिप, क्रैपलिन या बेंजामिन रस। तो ये वाली पुस्तक के जो लेखक हैं, ठीक है, तो ये क्रैपलिन द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तक है पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन। ठीक है, अगला प्रश्न है, असामान्य मनोवैज्ञानिक के आधुनिक युग के जनक थे? ठीक है, असामान्य मनोवैज्ञानिक के आधुनिक युग के जनक थे, ये कैसा प्रश्न, एक मिनट, तो हाँ चलो ये देख लेते हैं कि कौन से मनोवैज्ञानिक जो आधुनिक युग के जनक थे। ठीक है, तो ऑप्शन है एडलर, सिगमंड फ्रायड, जुंग या जीन एक्सक्यूरल। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। ठीक है, जो आधुनिक युग के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता था? ऑप्शन है हिपोक्रेटिस, आइजेंक, अरस्तु या प्लेटो। तो इनमें से जो सही है वो है अरस्तु, इनको फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, अरस्तु को। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है, सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले? सामूहिक पागलपन के जो प्रमाण है वो कहाँ से किस शताब्दी तक मिले हैं? अगला तो इसका ऑप्शन है 10वीं से 15वीं तक, 11वीं से 16वीं तक, 10वीं से 14वीं तक या फिर 10वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा कि सामूहिक पागलपन के जो प्रमाण मिलते हैं वो थी 10वीं से 16वीं शताब्दी तक मिलते हैं। अगला प्रश्न है, मनः स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है? मनः स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है, ऑप्शन है भय, आशंका, रोग या कष्ट। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आशंका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? ऑप्शन है बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर या सजा देकर। तो छात्रों को चोरी करने की आदत को दूर किया जा सकता है उदाहरण देकर। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिगम का शिक्षा में योगदान है? तो अधिगम का शिक्षा में कैसा योगदान है? ऑप्शन है व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में, इनमें से सभी में। तो अधिगमन यानी नवीन अनुभव प्राप्त करने में अधिगमन का शिक्षा में योगदान है। तो ऑप्शन सॉरी इसमें से सभी हो जाना चाहिए, व्यवहार परिवर्तन, समायोजन, नवीन अनुभव प्राप्त करें, तो इनमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अगली क्लास में भी इसी के आगे के हम कुछ प्रश्न और करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा। मिलते हैं, चलिए अगली क्लास में। ठीक है।